दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सत्य ही कहा है, तुम हे ही किचंग आतपंग अखा तारो तथागता। इसका मतलब है कि सफलता के लिए आपको स्वयं ही मेहनत करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। तोमर सर की YouTube चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक के वीडियो में तोमर सर ने बहुत सारे जीएस के कंटेंट और उसके प्री के रिलेटेड मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनका डिटेल में सॉल्यूशन उन्होंने बताया है। तोमर सर आपके तरह हमारे भी एक गुरु है, उन्होंने हमको बोला कि भाई सर आप एक मैथ्स और रीजनिंग का कुछ वीडियो कंटेंट अपलोड कीजिए ताकि विद्यार्थियों को मैथ्स और रीजनिंग रिलेटेड जो भी क्वेरीज है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो था यूपीएससी प्री का 2019, तो उसके क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन रखिए ताकि उनको एक दिशा मिले, उनको एक मार्ग मिले। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है वो इसके ऊपर ही है कि हम कैसे इजीली और स्पीड में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है जो मैथ्स और रीजनिंग के हैं वो हम कैसे सॉल्व कर सके। आज पूरा वीडियो हमारा उसके ऊपर ही है, जो हम दो भाग में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर हम मैथ्स के जो क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन जो यूपीएससी प्री 2019 में पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन करेंगे, वो भी डिटेल में समझ के। बराबर। तो मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो मैथ्स रिलेटेड है। मैथ्स के जो 21 क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं उनका हम सॉल्यूशन आज के वीडियो में करने वाले हैं। मैं फरहान काजी आप सबका स्वागत करता हूं। चलो, तो सबसे पहले वीडियो के बारे में बात करते हैं। 21 क्वेश्चंस, कितने प्रश्न होते हैं और कितने मार्क का पेपर होता है सीसेट 2 का। सीसेट 2 200 मार्क का जो पेपर होता है उसमें लास्ट टाइम 2019 में मैथ्स और रीजनिंग से उठाकर तकरीबन 50 क्वेश्चंस वहां से निकले हैं, और 2.5 मार्क का एक प्रश्न, तो 125 मार्क का कंटेंट है, और वो सिर्फ 200 में से 125 आउट ऑफ 200 सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग में से पूछा गया है। और आप सभी जानते हैं कि सीसेट 2 का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें सिर्फ हमें क्वालिफाई करना होता है, 66.66 मार्क्स हमें लाने होते हैं 200 में से। बराबर। तो अगर आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो मित्रों आपको चिंता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 125 में से आप आराम से 100 प्लस स्कोर कर जाओगे। आपको कितना चाहिए? 66, फिर भी मैं तो 100 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैथ्स रीजनिंग से, और क्वेश्चन भी आप देखो, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, वो बहुत ही बेसिक प्रकार के प्रश्न है, यूपीएससी 1-2 के लेवल के हिसाब से बहुत ही इजी क्वेश्चन मुझे लगते हैं, और आपको भी लगेंगे जब आप समझोगे। बराबर। आज का हमारा वीडियो यही है। 21 क्वेश्चन जो है उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे ट्विस्टेड है, उसको निकाल दो तो बाकी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही नेचुरल है। अगर आपको मैथ्स रीजनिंग इतना अच्छा भी नहीं आता तो भी आप समझ के उसको स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहली बार हिंदी के अंदर वीडियो अपलोड करने का मौका मिला है, पहली बार ये ट्राई कर रहे हैं हम लोग। गुजरात के अंदर तो बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं गुजराती लैंग्वेज में, गुजराती बच्चों को पढ़ाया है। पहली बार मौका मिला है कि पूरे भारत के विद्यार्थियों तक पहुँचने का हमें मौका एक मिला है, और उन तक हम पहुँचेंगे। चलो, तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही। पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही टफ तो नहीं है, पर थोड़ा आपका थिंकिंग लेगा,
उस प्रकार के प्रश्न है, पर हम उसको बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो रकम हमने यहाँ पे लिए, जो क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं वो बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, आप जो भी समझ पाए। तो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले प्रश्न के तरफ हम जाते हैं। यदि 1 से 1000 तक पूर्णांकों, नेचुरल नंबर्स, पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 5 कितनी बार आएगा। और इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर, डिजिट 5 विल अपीयर while writing the integers 1 to 1000। 1 से 1000 तक के जो हम डिजिट लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू 1000, तो वहां 5 कितनी बार आएगा। प्रश्नों को समझिए, 5 कितनी बार आएगा ये भी एक प्रश्न है जो अभी पूछा है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसी कितनी संख्या है जिसके अंदर 5 होगा, तो वो दोनों अलग क्वेश्चन होंगे। यहां पे ऐसा पूछा है 5 कितनी बार आएगा। सपोज मैं 55 लिखता हूं तो यहाँ 5 2 बार आएगा। सपोज मैं लिखता हूं 555 तो यहाँ 5 3 बार आएगा। सपोज मैं लिखता हूं 25 तो यहाँ 5 1 बार आएगा। तो सबको मिलाते हुए 1 से लेके 1000 तक टोटल 5 कितनी बार आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है 269, 271, 300 एंड 302। ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है एनसीआर एनपीआर, उसके रिलेटेड उसकी हेल्प लेके भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं आता है, मैं ऐसा ही समझता हूँ अभी आपको कि वो आप नहीं जानते एनसीआर एनपीआर का यूज़ कैसे करना है, तो ये बेसिक मेथड से भी हम जान सकते हैं। अगर आपको गणित का एनसीआर एनपीआर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है तो मैं अभी वो मेथड से आपको करवाऊंगा। बाद में फ्यूचर में हमको वो हम मिलेंगे वहाँ पर एनसीआर एनपीआर की जब बात करेंगे, तब मैं ये क्वेश्चन वो हिसाब से भी आपको सॉल्व करने का दिखाऊंगा। अभी हम इसको बेसिक तरीके से ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमें ऐसी संख्या लिखनी है जो 1 से लेके 1000 तक है, मतलब 1 डिजिट से लेके 3 डिजिट तक की संख्या हो सकती है। 999 3 डिजिट है। ठीक है, तो यहां 5 कितनी बार आएगा ये हमारा प्रश्न है। सपोज हम 1 से लेके 99 तक बात करें, या फिर 100 से लेके 199 तक, 200 से लेके 299 सो ऑन, कहाँ तक आएगा, तो 900 से लेके 999 तक हम इसकी पहले बात करेंगे। 1 to 99 है, 1 से 99 है, वो तो सब में कॉमन ही रहेगा। यहाँ आगे 0 आएगा, फिर 001, 002 ऐसे लेके 11 to 99। तो ये जो फेज है 1 to 99 का, वो सब में कॉमन आएगा। इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, सब में आएगा। डिफरेंस क्या रहेगा इसमें, 100 से 199 तक, मतलब स्टार्टिंग द फर्स्ट डिजिट होगा वो 1 होगा, बाद में 1 to 99 रिपीट होगा। 200 वाले में आगे 2 होगा, 300 वाले में आगे 3 होगा, बाकी 1 to 99 तो रिपीट होने ही वाला है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 1 to 99 में 5 कितनी बार आता है। देखिए 1 to 99 में अगर आप बात करेंगे, 1 to 99 में अगर आप बात करेंगे ये 2 डिजिट में, तो एक तो आता है 5, फिर आता है 15, फिर आता है 25, 35 अप टू 95 तक, मतलब टोटल 10 टाइम्स 5 आ जाता है। 1 to 99 में अगर हम ये डिजिट पे बात करेंगे बराबर, तो यहाँ पर 10 टाइम्स, कितनी टाइम्स, 10 टाइम्स 5 आता है। प्लस जो लाइन है 52 59 वाली जो लाइन है, ये लाइन, उसमें भी 10 बार आ जाता है। तो 10 बार ये हो गया, 10 बार ये हो गया, कितनी बार हो गया, 20 टाइम्स। कितनी बार हो गया, 20 टाइम्स। इन शॉर्ट 1 to 99 के अंदर 5 कितनी बार रिपीट होगा, तो 20 टाइम्स रिपीट होगा। सबसे पहले ये पकड़िए, ओके। तो 1 2
99 में 5 कितनी बार रिपीट होगा? 20 टाइम्स, बराबर। तो इस तरीके से 100 से 199, 200 से 299 एंड सो ऑन 900 टू 999, मतलब 900 से 999 तक सब में 20-20 बार आने ही वाला है, बराबर। तो ये कितनी बार हो? 20 20 20 ऐसे 10 टाइम्स, तो 20 इंटू 10 मतलब 200 टाइम्स तो आ ही गया, समझो 200 टाइम्स आ गया। 1 to 99, 1 to 99, 100 to 199, उसमें भी 20 बार, सब में 20-20 बार होगा, बराबर। तो यहाँ 200 टाइम्स हुआ और हमको लास्ट जो चेक करना है वो है 500 टू 599। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो 100 नंबर है इसमें हर एक नंबर में आप 500 लो, 501 लो, 502 लो, 503, 504 अप टू 599 आप वहां तक लोगे, उसमें हर एक नंबर में, हर एक नंबर के अंदर 5 आने वाला है। तो ये भी कितने नंबर हुए? 100 नंबर हुए। तो ये 200 बार यहाँ आया, 100 बार यहाँ, तो टोटल कितना हुआ? 200 प्लस 100 इट इक्वल टू 300। इसलिए मित्रों 1 से 1000 तक के डिजिट अगर आप लिखोगे, 1 से 1000 तक के डिजिट अगर आप लिखोगे तो उसमें 5 है, वो कितनी बार आएगा? 300 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 300 बार। ये हमने बेसिक मेथड से सॉल्व किया। अगर हम इसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सॉल्व करते तो ये सिर्फ 10 या 20 सेकंड में उसका आंसर मिल जाता। पर अभी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर सीखे नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बेसिक मेथड से ये क्वेश्चन है ये सॉल्व करवाया है। तो इसका जवाब क्या आएगा मित्रों? क्या आएगा? 300। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 300। ठीक है, 300 जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट। तो ये एक घन का जो प्रश्न है, आकृति मतलब फिगर्स के अंदर ये प्रश्न सॉल्व करने का है हमें। तो ये प्रश्न जो है उसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। थोड़ा दिमाग लगाने वाला जो ये क्वेश्चन है उसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए। ये जो क्वेश्चन है उसको हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करेंगे। एक बार इसकी जो इक्वेशन है उसको देख लेते हैं, क्या क्या कहने वाले रकम के अंदर। एक ठोस घन को पीला, नीला और काला, ये 3 रंग से हम घन की सपाटी जानते हैं। 6 सपाटी होती है, 6 में से 2 सपाटी पीली सामने वाली, 2 नीली और 2 काली, इस प्रकार से रंगा गया है। इसके विपरीत फलक मतलब सामने वाला जो एक सपाटी उसके सामने वाली सपाटी दोनों सेम कलर की होनी चाहिए, वो उसने बोला है। तब इस घन को 2 भिन्न मापों के 36 घनों में इस प्रकार से काटा गया है कि 32 जो घन है वो एक साइज के और अन्य 4 जो है वो बड़े। टोटल 36 घन है वो इसमें से काटे गए हैं। 32 जो घन है वो एक साइज के छोटे और बाकी के जो 4 घन है वो बड़े वाले साइज के होंगे। और बाद में क्या बोला है? बड़े घनों का कोई भी फलक है वो नीला रंग नहीं है। बड़ा घन है वो नीले में नहीं आना है, बीच में कुछ आना है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। कितने घनों में केवल एक ही फलक रंगा हुआ है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मित्रों, हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। ताकि चलिए, क्योंकि थोड़ा हमें डिटेल में उस क्वेश्चन के अंदर जाना है समझने के लिए, क्योंकि फिगर वाला जो है वो क्वेश्चन उसको हम लास्ट में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो ये वही चलो थर्ड क्या है क्वेश्चन? ए और बी स्टील के 2 भारी खंड है। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। ए का जो भी वजन है उस पे अगर हम बी को रखते हैं तो 60% वजन बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा? अगर हम परसेंटेज की बात करें मित्रों तो फर्स्ट फेज में हम स्टार्टिंग में जो पहला है उसका हमेशा जो वजन है या कुछ भी चीज़ है परसेंटेज के अंदर वो 100 एज्यूम करके चलते हैं ताकि क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जाए। यदि मैं
ए का वेट है वो 100 kg ले लूं तो बी का वेट उसके ऊपर रखने से 60% बढ़ जाता है और 100 का 60% 60 ही होगा। तो बी का वेट मुझे मिल गया 60 kg। ठीक है, ए का 100 था, बी को मैंने रखा तो 60 बढ़ गया, 160 हो गया। ठीक है, एग्री। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं बी को निकाल लूं तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत होगा। मतलब यहां पे ए प्लस बी कितना हुआ तो 100 प्लस 60 मतलब 160। उसमें से हमें बी को निकालना है और बी कितना है 60 है। तो 160 में से मुझे कितना निकालना है 60। तो प्रतिशत हर वक्त 100 के तुलना में हम गिनते हैं। तो 160 में से 60 निकालना है तो 100 में से कितना हुआ तो 60 इंटू 100 अपॉन 160। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 3, यहाँ पे 8। ठीक है, फिर यहाँ पे हम आधा आधा करते हैं। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 25 100। ठीक है, अब 25 गुना 3, 25 तिया 75 बाई 2 मतलब 75 का आधा कितना हुआ 37.5 हुआ। कितना हुआ 37.5। बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसके ऑप्शन है वो तो अभी हमने देखे ही नहीं, ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहे इसके ऑप्शन, इंग्लिश में भी रकम लिखी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप 60, 40, 45.5 और 37.5। ये अपना ऑप्शन सही आंसर है, ये हमें यहाँ मिल गया है 37.5। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हिंदी में किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान है। एक विद्यालय के अंदर हर जो विद्यार्थी उसकी एक विशिष्ट पहचान है। कैसे, उसको एक संख्या नियत की गई है। जो विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है यदि और केवल यदि पहचान संख्या 4 से विभाज्य है, जो खिलाड़ी फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल का खिलाड़ी है, उसकी जो संख्या होगी वो 4 से विभाजित होगी। इन शॉर्ट वो 4 के गुणांक में होगा। 4, 8, 12, 16, 20 इनफैक्ट 4 के मल्टीपल में होगा। जो फुटबॉल खेलता है, जो फुटबॉल खेलता है वो 4 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, और जबकि एक विद्यार्थी क्रिकेट का खिलाड़ी है और केवल यदि पहचान 6 से विभाज्य है, जो क्रिकेट खेलेगा वो 6 के मल्टीपल में होगा। वो कितने के मल्टीपल में होगा 6 के मल्टीपल में होगा। तो क्या प्रश्न है, यदि 1 से 100 तक की प्रत्येक संख्या किसी न किसी विद्यार्थी के लिए नियत की गई है तो उसमें कितने विद्यार्थी क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेलेंगे। समझिए, जो फुटबॉल खेलेंगे वो 4, 8, 12 अप टू 100 होंगे, 4 के गुणांक में होंगे। जो क्रिकेट खेलेंगे वो 6 के गुणांक में होंगे, 6, 12, 18, 96 तक होंगे। ठीक है, हमें ऐसे खिलाड़ी ढूंढने हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। इनफैक्ट हमें इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो भाई 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम मतलब 4 के भी जो टेबल है 4 के टेबल में भी होना चाहिए, 6 के टेबल में भी होना चाहिए, ऐसा मिनिमम जो नंबर है वो। तो 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है और वो मिनिमम है। तो उसका एलसीएम मिला 12। मतलब 12 एक ऐसा डिजिट है जो क्रिकेट भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है। ऐसा दूसरा कौन होगा 24। ऐसा तीसरा कौन होगा 36, 48, 60, 72, 12 के मल्टीपल में आपको सिर्फ लिखना है। तो ये सारे हैं
वो क्या है, वो फुटबॉल भी खेलते हैं, वो क्रिकेट भी खेलते हैं। इन शॉर्ट हमें क्या करना था, 4 और 6 का एलसीएम निकालना था, जो हमने 12 निकाला। फिर 12 के मल्टीपल में जो जो भी रहेंगे वो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों वाले रहेंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सीधा भी कर सकते थे, 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 9 108। तो 1 से 100 तक ही जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। तो इसलिए 12 इंटू 8 96, मतलब ऐसे कितने खिलाड़ी हुए, 8 खिलाड़ी हुए। तो इसका ऑप्शन है, देखते हैं यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। 4 है, 10 है, 8 है और 12 है। कौन सा है ऑप्शन 8, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, चलिए थोड़ा वो चेंज रहेगा मित्रों, क्योंकि पहली बार मैं हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन करके चल रहा हूँ। चलिए आपको ऐसी आशा रखता हूँ कि आपको भी ये मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर, इसका मतलब है रनर, कोई एक दौड़वीर है, रनर है, वो 12 किलोमीटर की दूरी दर्शाने वाले चिन्हों को पार कर रही थी, तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का 80% पूरा कर लिया है। तो इस स्पर्धा में इस धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना था। बहुत ही बेसिक प्रश्न है। 80% उसने दौड़ लिया है। कितना दौड़ा है, 12 किलोमीटर। कितना दौड़ा है, 80 मतलब 12 किलोमीटर। उसको टोटल रेस में कितना, टोटल मतलब 100%, 80% हो गया, 100% करना है, कितना किलोमीटर होगा टोटल, कोई बात नहीं। देखो, एक तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन का भी आंसर मैं दे सकता हूं, या तो फिर हम इसको सॉल्व करके भी, त्रिराशि जो बोलते हैं उसको सॉल्व करके भी इसका आंसर मिल सकता है। डायरेक्ट कैसे मिलेगा, समझो, ये 80% हो गया है, मुझे अभी कितना चाहिए, 20% और चाहिए, बराबर। तो 20% 80 का क्या हुआ, चौथा भाग हुआ, फोर्थ, ठीक है। तो 80 का चौथा भाग हुआ 20, 80 प्लस 20 100। तो 12 का चौथा क्या हुआ, 12/4, कितना हुआ, 3 हुआ। तो 12 और 3 कितना हुआ, 15 किलोमीटर। ये तुम्हारा आंसर होगा, डायरेक्ट मैंने दे दिया 2 ही सेकंड में। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये त्रिराशि है सीधी, 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 80, ये 0 0 गया, 4 2 8, 4 3 12, और ये 2 5 10, ये 5 और 3 कितना हुआ, 15 किलोमीटर हुआ, ठीक है। कितने किलोमीटर हुआ, 15 किलोमीटर, ठीक है। सिंपल ही था। मैंने क्या आपको बताया कि 80% आपने दौड़ लिया है, 20% बाकी है। 20% मतलब 80 का कितना हुआ, चौथा भाग हुआ। तो ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ, 12 का चौथा भाग निकालो और उसको प्लस कर दो। 12 किलोमीटर तो दौड़ ही लिया है, उसका चौथा मतलब 3 किलोमीटर हुआ, 12 और 3 बाकी है, तो टोटल कितना हुआ, 15 किलोमीटर हुआ। तो बस यही तो क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू के पास 9000 है, राजू के पास कुछ 9000 रुपए है। वो एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के आवश्यक राशि का केवल 75% है। कितना है, 75% ही है। इसलिए वह क्या करता है, एक मित्र से 2000 उधार लेता है। राजू के पास कितना है, 9000 है, जो कि 75% है। अभी जो हमने इसके पहले एग्जाम्पल देखा, ऐसा ही एग्जाम्पल है, उसमें वो दौड़ रहा था और उसमें हैंडसेट है, बाकी परसेंटेज तो वही है। तो समझो कि 75% मतलब 9000 रुपये, उसको तो 100% चाहिए, 100% चाहिए। तो एक हम ये हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 75% इज इक्वल टू 9000, तो 100% इज इक्वल टू व्हाट, 75% 9000 रुपये होगा, तो 100% क्या होगा, ये हिसाब से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कितना होता है, 9000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, 25 3
75, 25 4 100 100, ठीक है। ये 3 से गुनेंगे, 3 तेरी 9 और ये 3 मिंडे, 3000 इंटू 4, 3000 इंटू 4, 12,000, मतलब 12,000 रुपये का फोन है वो। कितने का फोन है? 12,000 का। अबे ये राजू के पास 9,000 था और उसने 2,000 किसी के पास से लिया, तो भी 9 और 2 11 ही हुआ। उसको तो फोन कितने का चाहिए? 12,000 वाला चाहिए। उसके ऑप्शन हम देखते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है इसके। ऑप्शन हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही ऑप्शन दिए गए, ठीक है। मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं, वैसे तो जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ ही जाएगा। क्या लिखा है? राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट। यही तो है। अगर राजू के पास 9,000 थे और 2,000 उसने किसी मित्र के पास से लिए, तो भी उसके पास 11,000 हुए। उसको फोन कितने वाला चाहिए? 12,000 वाला। तो राजू के पास का पैसा है ही नहीं। यही तो सही ऑप्शन है। दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। दूसरी बात, हमने ये कैसे फाइंड आउट किया कि भाई रकम में दिया गया था कि 75% उसके पास है, मतलब 9,000 रुपये है। तो 75% इज इक्वल टू 9,000, तो 100% इज इक्वल टू व्हाट? हमने ऐसा फाइंड आउट किया। मेरे तरीके से शॉर्टकट में आप ऐसे भी देख सकते हो। 75 है, आपको और कितना चाहिए? 25 चाहिए। तो 25 है और 75 का तीसरा भाग हुआ, तो 9,000 का तीसरा भाग कीजिए। 9,000 का तीसरा भाग कीजिए, 9,000 डिवाइडेड बाई 3, 3,000 हुआ। 9,000 प्लस 3,000 चाहिए, मतलब कि 12,000 चाहिए। उसके पास है कितना? 11,000 है। नहीं है उसके पास इनफ पैसा। बस यही तो उसका आंसर था। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न है? प्रश्न है, वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी। मतलब मीनू छोटी है, 1/3 थी, और मीरा उससे बड़ी है, 3 गुनी। 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र से आधी थी। मतलब मीनू तो छोटी है, ये बड़ी है, ये 2 गुनी थी। 2010 की बात है। तो मीनू जो छोटी है उसका जन्म का वर्ष क्या होगा? मित्रों ये क्वेश्चन है, ये हम x को एज्यूम करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पर मेरी राय से इसको हमें ऑप्शन पे से सॉल्व करना चाहिए। कैसे? समझो। हमारे पास माहिती, हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, पहले वो समझने का प्रयास करो। हमारे पास इंफॉर्मेशन में ऐसा कहा है कि 2002 में मीनू है उससे 3 गुनी होगी। कौन? मीरा। मीरा है वो मीनू का 3 गुना उसकी एज होगी। और 2010 में जो मीनू की उम्र है उससे 2 गुनी उम्र होगी। किसकी? मीरा की। ठीक है। – 2002 में मीरा 3 गुनी है, 2010 में मीरा 2 गुनी है। किसकी? मीनू की। तो सपोज कि भाई मीनू जो है, यहां लिखते हैं मीनू और यहां लिखते हैं मीरा। एज्यूम कीजिए कि मीनू जो है उसका जन्म 1992 में हुआ है। तो 2002 में उसकी एज कितनी होगी? 10 साल होगी। सिंपल है। कितनी होगी? 10 साल। तो उस हिसाब से मीरा 2010 में तो 3 गुनी होगी, तो ये 30 हो गया। 2002 में ये मीनू 10 साल की है, तो 2010 में मतलब कि 8 साल बाद ये 18 की हो जाएगी, 18 की हो जाएगी, और ये 8 साल बाद हो जाएगी 38 की। तो क्या ये इसका 2 गुना है? नहीं है। ध्यान से देखिए, 18 इंटू 2 36 होना चाहिए। हमको ऐसा कहा गया है कि 2010 में जो मीरा की एज है वो मीनू से 2 गुनी होनी चाहिए। यहाँ 2 गुनी है, नहीं है। तो ये आंसर कैसा हुआ? रॉन्ग हुआ। ये एजम्पशन कैसा हुआ? रॉन्ग हुआ। अगर मैं एज्यूम करता हूं कि उसका जन्म 94 में हुआ। किसका? मीनू का।
तो 94 में उसका जन्म हुआ है, तो 2002 में उसकी एज कितनी हुई? 8 साल हुई। कितनी हुई? 8 साल। और उसका 3 गुना, तो मीरा की एज कितनी हुई? 24। यहां कहा हुआ इसलिए, ठीक है। 2002 के 8 साल बाद 2010 आएगा, तब मीनू की एज कितनी होगी? कितनी होगी? और 8 और 8 16, और इसकी एज कितनी होगी? 24 और 8 32। तो ध्यान से देखिए, मीनू की एज कितनी है 2010 में? 16। इसकी एज कितनी है? 32। तो रकम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर वही कहा गया है कि मीनू से मीरा की एज 2 गुनी होगी, और यहां पर है, देखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऑप्शन से बहुत तेजी से, जल्दी से गिन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। राकेश राजेश ने एक साथ मिलकर 10 गेंदे और 10 रैकेट खरीदे। राकेश ने 1300 खर्च किए और राजेश ने 1500, मतलब दोनों ने मिलाकर 2800 रुपए खर्च किए। यदि प्रत्येक रैकेट की कीमत गेंद की कीमत से 3 गुनी है, तो गेंद की कीमत हम x ले अगर, तो रैकेट की 3x हो जाएगी। ये x लेंगे तो ये 3x 3 गुनी हो जाएगी, बराबर। तो एक रैकेट की कीमत क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गेंद की कीमत है x प्लस रैकेट की कीमत है 3x, 3 गुनी है। अब समझिए, गेंद हमने कितनी ली है? 10 ली है। रैकेट भी कितने लिए है? 10 लिए। तो 10 हमने लिए, तो 10 इंटू एक्स, तो ये 10x हो गया। ये 10 इंटू 3x मतलब 30x हो गया। दोनों में टोटल हमने पैसा कितना खर्च किया है? 13 और 1500, दोनों मिलाकर 2800 रुपए हुए, बराबर। तो 30 और 10 40x बराबर 2800, ये 0 0 चला गया, 4 नीचे चला जाएगा, 4 इंटू 7 और ये 0, तो x इज इक्वल टू 70 मिला हमें। तो x मतलब क्या था? गेंद की कीमत। तो गेंद कितने रुपए की है? 70 रुपए की है, 70 रुपीज। तो रैकेट है, उसकी कीमत है 3 गुनी, मतलब 7 इंटू 3 210, 210 रुपए की है क्या? रैकेट। तो भाई गेंद की कीमत भी मिल गई मुझे 70, रैकेट की कीमत मिल गई 210। अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। देखिए, प्रश्न ये है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ रैकेट? रैकेट की कीमत कितनी है? तो रैकेट की कीमत हमें पता ही था भाई, रैकेट की कीमत हम जानते थे। रैकेट की कीमत है कितनी? 210 रुपए। तो देखिए ऑप्शन में 210 रुपए है यहां पर, ठीक है। तो रैकेट की कीमत कितनी हुई? 210 रुपए। अगर हमें पूछा गया होता कि गेंद की कीमत क्या है, तो होता 70 रुपीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सम्मेलन में कुल 100 प्रतिभागियों से 70 भारतीय, 100 लोगों ने पार्ट लिया है, उसमें से 70 भारतीय है, तो बाकी के जो 30 होंगे वो भारतीय नहीं होंगे, ठीक है। ओके, यदि कुल प्रतिभागियों में से 60 शाकाहारी है, 60 लोग कैसे हैं? शाकाहारी है, शाकाहारी है, तो निम्नलिखित में कौन सा और कौन से कथन सही है? पहला कथन है, कम से कम 30 भारतीय शाकाहारी है। समझिए, ये 60 लोग शाकाहारी है, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये 30 शाकाहारी हो, तो इसमें से 40 यहां से भी 30 शाकाहारी होंगे, 30 यहां से 30 यहां से, तो भी 60 हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 60 और 60 यहां से ही हो, हमको तो सब देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पहली लाइन क्या है? कम से कम 30 भारतीय प्रतिभागी शाकाहारी है, कम से कम 30। समझ लीजिए, मतलब इसका कहना यह है कि कम से कम 30 तो भारतीय शाकाहारी
होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं 60% और 60 लोग हैं वो शाकाहारी है। अगर हम ये 30 को भी शाकाहारी ले तो यहाँ से तो 30 लेना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ से 20 ले तो यहाँ से 40 लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल हमें 60 करने हैं। तो ये बात सही है, इन लोगों की बात सही है कि कम से कम 30 भारतीय तो शाकाहारी होंगे ही, ये सही है। कम से कम 10 भारतीय मांसाहारी है। वे जो शाकाहारी नहीं है वो मांसाहारी है, जो शाकाहारी नहीं है वो मांसाहारी है। तो 60 शाकाहारी है, मतलब 40 लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी है। 100 में से 40 लोग मांसाहारी है, तो 10 तो यहाँ से निकलेंगे ही, 10 तो यहाँ से निकलेंगे ही। तो ये लाइन भी हमें कैसी लग रही है? सही लग रही है। तो नीचे दिए गए कूट प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो दोनों हमें तो सही लग रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे बोथ 1 and 2। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं बोथ 1 and 2। देखिए टोटल 100 लोग हैं, उसमें से 70 है वो भारतीय है, मतलब इंडियन है, ठीक है। बाकी के 30 है वो फॉरेनर्स है, मतलब इंडियन नहीं है। क्या कहा है? 60 ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। 60 वेज खाते हैं, तो बाकी 40 है वो कुछ तो खाते होंगे, वो नॉन वेज खाते हैं। तो पहला है एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। सपोज वेजिटेरियन हमें 60 करने हैं, अगर ये 30 को वेजिटेरियन में बना दूं तो भी 30 तो यहाँ से लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 60 करना है हमें। तो पहली लाइन है वो सही है, क्योंकि कम से कम 30 तो होंगे ही। अगर मैं यहाँ से माइनस करूँगा, यहाँ प्लस तो कर नहीं सकता क्योंकि 30 ही फॉरेनर है। अगर यहाँ मैं 20 लूँगा तो यहाँ मुझे 40 वेजिटेरियन लेने पड़ेंगे। अगर यहाँ मैं 10 लूँगा तो मुझे यहाँ 50 वेजिटेरियन लेने पड़ेंगे। इन शॉर्ट मिनिमम वेजिटेरियन जो इंडियंस है वो 30 होंगे ही, ठीक है। तो ये लाइन ट्रू है फर्स्ट। सेकंड, एटलीस्ट 10 पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन, वो भी सही है, वो भी सही है, क्योंकि अगर मैं 70 में से 60 यहाँ ही ले लेता हूँ वेजिटेरियन, तो भी 10 तो बचे, वो तो नॉन वेजिटेरियन होंगे। तो यहाँ वो लाइन सही है कि एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन। तो यहाँ पे मुझे दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो सही लग रहे हैं, इसलिए मैं टिक करूँगा बोथ 1 and 2, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी क्लब के सभी सदस्य मुंबई गए, एक होटल में रुके। पहले दिन 80% ने खरीदारी के लिए गए और 50% पर्यटन के लिए गए, जबकि 10 ने होटल में विश्राम किया। अब समझिए टोटल 100% है, 10% तो गए ही नहीं बाहर, 10% बाहर ही नहीं गए। तो बाहर कितने लोग गए? 90% लोग बाहर गए। इसमें हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे। कैसे वो समझिए। 2 राउंड बनाएंगे, एक है वो किसका होगा? खरीदी करने वालों का, और एक होगा पर्यटन वालों का, ठीक है। अब 90% बाहर गए, आप इसका प्लस करो, जो देखो 80 और 50, 80 + 50 मतलब 130%। तो इतना तो है ही नहीं, बाहर जाने वाले ही 90% है। तो 130 हमें मिल रहे हैं, कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 40। कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 40%, क्योंकि 100% होटल में आए, उसमें से 10% तो बाहर ही नहीं गए, मतलब 90% बाहर गए। तो हमें तो इसका टोटल मिल रहा है 130, मतलब 40 ज्यादा। तो हमेशा इसमें जो ज्यादा मिलेंगे वो यहाँ बीच में लिखने हैं, याद रखिए। जो ज्यादा मिलेंगे वो दोनों में होंगे, इसलिए ज्यादा मिल रहे हैं। वो लोग पर्यटन में भी गए और उन लोगों ने खरीदी भी की। तो ये 40% है, वो कौन है? जो पर्यटन में भी है, वो खरीदी वाले में भी है। खरीदी वाले टोटल कितने हैं? 80। तो 40 ये निकाल दो, तो यहाँ पे भी 40 आ जाएगा। तो ये भी खरीदी, ये भी खरीदी, 80 हो गए। पर्यटन का देखो तो ये 40 और ये 10, ठीक है। तो ये भी टोटल
50 हो गए टोटल। अब चेक करना है तो करिए, 40 और 40 80, 10 90 और 10 होटल में जो सो रहे वो 100 हो गया टोटल। तो प्रश्न क्या है यहाँ? प्रश्न है कौन सा निष्कर्ष निकाले जा सकते, कौन सा सही है, ऐसा पूछने का मन बना रहे। पहला है 40% सदस्य खरीदी के साथ साथ पर्यटन के लिए भी गए। ये लोग दिख तो रहे, 40% लोग, 40% पीपल ऐसे हैं जो खरीदी के लिए भी है, पर्यटन के लिए भी है। तो ये पहला जो विधान है वो ट्रू है। दूसरा, 20% सदस्य केवल खरीदी के लिए गए हैं, तो ये गलत है। केवल खरीदी वाले ये है 40%, 40% कितने हैं? 40% है, तो मैं सेकंड है उसको रॉन्ग लिखूंगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, नाइदर। तो यहाँ पर 1 ओनली आएगा क्योंकि पहला ही सही है, दूसरा तो गलत है। तो यहाँ पे आएगा ओनली 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। जो विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलते वो फुटबॉल खेलते हैं। समझिए, 60% मतलब 60%। तो जो 100% में से 60% वो है वो क्रिकेट वाले हैं, तो बाकी के 40% होंगे वो कौन से होंगे? फुटबॉल वाले होंगे। चलिए, हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास एक 2 पहिया वाहन है। हर फुटबॉल खिलाड़ी है उनके पास 2 व्हीलर है। उपरयुक्त आंकड़ों से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता? कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ऐसा बोल रहे। ठीक है, पहला, 60% विद्यार्थियों के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। तो 40 के पास है वो तो हमें कहा गया है, 60 के पास है या नहीं वो यहाँ पे क्लियर है नहीं। दूसरा, किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। और तीसरा क्या है? क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो ये सही है, ये सही है। इसमें ही कहा गया है कि जो 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट नहीं खेलते वही फुटबॉल खेलते हैं। ये यहाँ पर क्लियर कट कहा गया है। तो ये विधान है वो सही है। नंबर 3, फर्स्ट और सेकंड के बारे में हम नहीं कह सकते। क्रिकेट वालों के पास 2 व्हीलर होगा या नहीं होगा, इसकी यहाँ पर कोई भी उसका इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर दी नहीं गई। समझो, यहाँ पर लिखा है हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास 2 पहिया वाहन है। क्रिकेट वालों के पास है या नहीं? नहीं है ऐसा भी नहीं कहा गया, है ऐसा भी नहीं कहा गया। तो ये एक ट्रू है, ये दोनों फॉल्स है। तो इसके ऑप्शन है वो हम चेक करेंगे। जो ऑप्शन गलत है वो हमें लिखने हैं। तो ऑप्शन 3 है वो तो सही है, जो गलत है वो हमें लिखना है। तो यहां पर हम आंसर में लिखेंगे A, 1 और 2, बिकॉज 1 और 2 के बारे में हम कुछ भी कह सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो रकम की दी गई, जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्लियर इंफॉर्मेशन दी गई है नहीं कि क्रिकेट वालों के पास 2 पहिया वाहन होगा या नहीं होगा। फुटबॉल वालों के पास तो है वो लिखा है, पर क्रिकेट वालों के पास नहीं होगा ऐसा भी कुछ लिखा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों के धन पूर्ण संख्या का अंकों के उत्क्रमित करने से बनी संख्या से अनुपात 4:7 है। ऐसे युग्मक की संख्या कितनी है? ऐसी कितनी पेयर होंगी? समझिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है, इसको हम एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। The ratio of 2-digit natural numbers to a number found by reversing। अगर कोई भी नंबर है तो उसका रिवर्स उसको हमें नीचे लिखना है, ऊपर लिखना है ओरिजिनल नंबर, नीचे लिखना है उसका रिवर्स नंबर।
और उसका जो रेशियो है वो होना चाहिए 4:7। तो ऐसी कितनी संख्या, ऐसी कितनी पेयर्स है? द नंबर ऑफ सच पेयर हमें लिखनी है। समझिए, हमें अनुपात यानी कि रेशियो क्या चाहिए? 4:7। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 के मल्टीपल में है? वहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 4 और 8 तो है, पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका रिवर्स करेंगे तो भी वही होगा। 12 की बात करते हैं, समझिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन समझिए। 12 की बात करते हैं तो उसका रिवर्स क्या होगा? 21 होगा। अब इन दोनों का रेशियो लीजिए, 12/21 4/7, तो ये हुआ 4:7। तो ये एक पेयर हमें मिल रही है, एक पेयर ऐसे मिली। तो ऐसी और कितनी पेयर्स हमें मिलेंगी? अब लीजिए 16, तो उसका होगा 61। ये है वो 4 के गुणांक में होना चाहिए, ये 7 के मल्टीपल में, ये 4 के मल्टीपल में होगा और ये साइड वाला 7 के मल्टीपल में ही होना चाहिए, तभी जाके 4:7 का रेशियो बनेगा। तो ये 7 के मल्टीपल में नहीं है, ये नहीं हो सकता। फिर आगे जाएंगे तो 20, तो उसका उल्टा तो 02 होगा, ये भी नहीं हो सकता। 24 तो 42, तो उसको 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉसिबल है। तो एक पेयर हमें मिली 12 21, दूसरी पेयर मिली 24 42। आगे जाते हैं 28, तो उसका 82, ये 7 के मल्टीपल में है नहीं है। आगे जाते हैं 32, तो उसका हुआ 23, ये 7 के मल्टीपल में नहीं है। आगे जाते हैं 36, तो 63, तो ये 7 के मल्टीपल में है दोनों, ये 4 के मल्टीपल में, ये 7 के। 4 × 9, 4 × 9 4 9 36 और 7 9 63, 4:7, तो ये भी एक पेयर हो गई 36 63। ठीक है, हमें ऑप्शन कितने दिए गए देखिए, 2 3 4 5, 3 तो हमें ऑलरेडी मिल गई है। चलिए आगे जाते हैं 40, तो ये नहीं होगा। आगे जाते हैं 44, तो उसका भी 44 होगा, ये भी नहीं होगा। ये 7 के मल्टीपल में होना चाहिए, जो दूसरा है वो रिवर्स वाला। 48, तो 84, 12 × 4 48, 12 × 7, तो ये भी एक ऑप्शन हो गया। चलो मित्रों, में 4 ऑप्शन तो मिल ही गए हैं, 4 पेयर मिल गए, 5वीं पेयर अब हमें चेक कर लेनी है। 48 के बाद आएगा 52 25, तो ये नहीं हो सकता। आगे हम जाएंगे तो 56 65, तो ये 7 के मल्टीपल में नहीं है। आगे हम जाएंगे तो 60, तो ये भी नहीं होगा। 64, तो 46, ये नहीं हो सकता। 68, तो 86, ये नहीं हो सकता। आगे हम जाएंगे तो 72 27, ये भी नहीं हो सकता। 76, तो 67, 80, 84, तो 48, 88, तो 88, ये भी नहीं हो सकता, ये सारे नहीं हो सकते। 92 29 96 69, तो मित्रों हमें सिर्फ यहाँ पर 4 पेयर ही ऐसी मिली है जिसको रिवर्स करने पर और नीचे लिखने पर उसका रेशियो बना रहता है कितना? 4:7। तो मित्रों यहाँ पर आंसर आएगा बी, यानी कि 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक ज्यादा प्राप्त किए, ए के ज्यादा अंक है, बी के कम है, ए के ज्यादा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ए ने बी से 20 अंक ज्यादा प्राप्त किए। यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हो तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? बी के अंक पैसे ही हमें ये पूरा एग्जाम्पल गिनना है। इन शॉर्ट ये एग्जाम्पल गिनने के लिए हम ऑप्शन का यूज करेंगे। कैसे? समझिए, बी के अंक पूछे है, सपोज समझिए कि बी के 360 है, बी के अंक है 360, तो इसके 20 अंक ज्यादा होने चाहिए 380।
तो क्या इसका 5% हमें ढूंढना है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि 5% किसी भी संख्या का कैसे ढूंढ सकते हैं। समझिए, यहां पर लिखा है 500, उसका 10% पहले ढूंढिए। 5% मतलब आधा। तो कोई भी नंबर है उसका 10% मतलब यहां पर पॉइंट रख देना है, एक नंबर पहले 50। 10% हुआ 500 का 10% हुआ 50, तो 5% हुआ 25। तो ये 380 है, तो 10% हुआ 38, तो 5% हुआ उसका आधा 19। तो यहाँ 19 का गैप होना चाहिए, जो कि नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग है। समझिए, दूसरा ऑप्शन लीजिए 380। तो बी का 380 मिला, तो ए का 20 ज्यादा होना चाहिए, मतलब 400 होना चाहिए। और ए के कंपैरिजन में बी के मार्क 5% कम होने चाहिए। किसकी कंपैरिजन में? ए की कंपैरिजन में। तो ए का 5% निकालिए, ए मतलब 400, 10% हुआ 40, तो 5% हुआ 20। समझिए, 400 का 10% 40, तो 5% हुआ आधा, 40 का आधा 20। तो क्या इसका 20 कम है? तो है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है वो कैसा है? सही है। बस एग्जाम्पल खत्म हो गया। आपको दोस्तों ये भी देखना होगा कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन को ध्यान से परखना है, देखना है, आंसर वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 380। बी को कितने अंक मिले होंगे? 380 मार्क्स मिले होंगे। चलिए, ईना अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई। कोई ईना करके लड़की है, उसका जन्म कब हुआ? जब उसकी माता पिता के मैरिज के 4 साल पूरे हो गए। उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। उसकी माता है वो पिता से कितने वर्ष छोटी है? 3 वर्ष छोटी है। और ईना से जो 13 वर्ष की है, चलो यहाँ पे ईना की उम्र दी गई है। ईना की उम्र कितनी है? 13 वर्ष। जो 13 वर्ष की है 24 वर्ष बड़ी है। 24 वर्ष बड़ी है, उसका मतलब क्या हुआ? माँ जो है ईना की, वो 24 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसकी माँ 24 वर्ष की थी तब ईना का जन्म हुआ होगा। इसका मतलब ऐसा हुआ क्या पूछा है हमें? ईना के पिता की किस उम्र में विवाह हुआ था? कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ पे लिखा है माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। माता है वो पिता से 3 वर्ष छोटी है। और ईना जो 13 साल की है उससे 24 वर्ष बड़ी है। मतलब जब उस ईना का जन्म हुआ तब उसकी माता की उम्र कितनी थी? जन्म के वक्त माता की उम्र थी 24। तो भाई 24 वर्ष कब थी? जब जन्म हुआ। पर जन्म तो 4 साल के बाद हुआ। शादी के 4 साल बाद ईना का जन्म हुआ। तो जब शादी हुई तब उसकी माता की उम्र और 4 साल कम होगी, मतलब कितनी होगी? 20 होगी। तो मित्रों यहाँ पर जवाब मिल गया आपको। जब शादी हुई थी तब ईना की माता की उम्र 20 थी और उसका जो पिता है वो 3 साल बड़ा है। माता 3 साल छोटी है, मतलब पिता 3 साल बड़ा है। तो जब शादी हुई थी तब माता की उम्र 20 थी, तो पिता की उम्र 3 साल ज्यादा, मतलब 23 होगी। कितनी होगी? 23। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 22, 23, 24, 25। कुछ देखना नहीं है भाई, 23 है वो उसका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश के पास विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल सेट खरीदने के लिए धनराशि थी, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उस खास हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव दिया। राकेश ने उस धनराशि में से 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद लिए, तो व्यापारी द्वारा कितनी छूट की गई थी? देखिए, उसको हम रियल टाइम एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम इजीली और एक्यूरेट आंसर दे पाए। समझिए, प्रश्न क्या है कि जो राकेश है उसके पास 8 मोबाइल खरीदने के पैसे थे। कितने मोबाइल खरीदने के पैसे थे? 8 मोबाइल। अब व्यापारी ने क्या किया? उसमें उसको कुछ डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने की वजह से वो 8 के बदले 10 मोबाइल खरीद पाया। तो वो डिस्काउंट था वो कितने प्रतिशत था? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए
मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले एक मोबाइल की कीमत में एज्यूम कर लेता हूँ 100 रुपीज़, तो उसके पास तो 8 मोबाइल लेने के पैसे थे। इन शॉर्ट राकेश के पास कितने पैसे थे? 800 रुपये थे। राकेश के पास 800 रुपये थे, एक मोबाइल कितने का हुआ? 100 रुपये का हुआ। अब आगे समझिए, राकेश को दुकान वाले ने इतनी छूट दी कि वो 10 फोन खरीद के आए उतने ही पैसों में। 800 रुपये में 10 फोन खरीद के आया, मतलब एक फोन की कीमत कितनी हुई? 80 रुपये। फोन 100 रुपये का था, वो लेके आया 80 रुपये में, तो कितनी छूट मिली? 100 रुपये के फोन में 20 रुपये की छूट मिली, मतलब 20% डिस्काउंट मिला। बच्चे क्या गलती करते हैं, कई बार ये देखते हैं 80 से 20 तो 100 में से कितना, तो 25% होगा। देखिएगा ऑप्शन में 25 भी होगा ही, पर वो रॉन्ग है, क्योंकि मोबाइल की कीमत कितनी थी? 100 रुपये, और लिया कितने में? 80 में। तो 100 रुपये पे उसने 20 रुपये का डिस्काउंट दिया। जो डिस्काउंट होता है वो MRP पे होता है जनरली। तो 100 रुपये के फोन पे 20 रुपये उसने कम कर दिए, मतलब 100 पे 20, मतलब 20% जवाब होगा। तो देखिए यहां पर ऑप्शन 15, 20, 25, मैंने बोला था 25 भी होगा ही, क्योंकि ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है। कई लोग शॉर्ट ट्रिक में ये निकालना चाहते हैं कि 8 से 10, 8 में 2 प्लस हुआ तो कितना? 25%, पर वो गलत है। ठीक है, सही जवाब यहां पर क्या होगा? 20% यहां पर सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको हम चाहे तो 1-2 मिनट, 3 मिनट में भी गिन सकते हैं, चाहे तो 10-20 सेकंड में भी गिन सकते हैं। मैं दोनों तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले रकम जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। दिया गया है कि, क्या दिया गया है? 100 विद्यार्थी की औसत 40 है। आप सब जानते हैं औसत, औसत मतलब एवरेज। एवरेज का इक्वेशन आप सब जानते हैं। यहाँ पे सब सम होगा, समेशन, जितना भी प्लस प्लस करके जो भी होता है, ठीक है, और उसके नीचे होगी उसकी संख्या। संख्या दी गई है, कितने विद्यार्थी है? 100 विद्यार्थी। तो 100 विद्यार्थी के जो भी टोटल है वो ऊपर होगा, नीचे बट्टे में नीचे क्या होगा? उसकी होगी संख्या। तो आप ये इक्वेशन तो जानते ही है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर्स। ठीक है, ये उसका बेसिक इक्वेशन। तो यहां पर क्या किया गया है कि भाई 100 विद्यार्थी की औसत 40 थी, बाद में पता लगा, पाया गया कि एक विद्यार्थी 53 का था जिसे भूल से 83 पढ़ा गया, मतलब 83 लिख लिया, एक्चुअल में 53 ही था, तो लिखा क्या? 83, जो गलत है, और लिखना क्या था? 53। तो अभी हम उसको सुधारेंगे तो उसकी औसत क्या होगी। ये क्वेश्चन पहले हम बेसिक तरीके से गिनते हैं। 100 स्टूडेंट और एवरेज है 40, तो एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर्स। एवरेज है 40, सम हमें पता नहीं, सम मतलब टोटल मार्क्स कितने वो पता नहीं, डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट्स है, तो वो 100 स्टूडेंट्स है। 100 यहाँ जाएंगे तो टोटल जो मार्क्स है इज इक्वल टू 4000। टोटल विद्यार्थी के मार्क्स है वो कितने हैं? 4000। अब हम क्या करेंगे, जो क्षति, जो भी भूल हुई है उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो न्यू एवरेज इज इक्वल टू, जो 4000 है उसमें से 83 को माइनस करेंगे। 83 को माइनस करेंगे क्योंकि वो नहीं लेना था, जो भूल से ले लिया है, और एक्चुअली में जो लेना था 53 उसको हम प्लस करेंगे। अब एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो अल्टीमेटली रहेगी संख्या कितनी? 40। तो 4000 माइनस 83 प्लस 53, तो इसका यहां पर होगा सम 3970 डिवाइडेड बाय 40। 00 कट कर दिया, तो इसका डिवाइड हम करके चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 9, सॉरी
क्या प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे हमने गलती की है, जो 40 है वो तो औसत है भाई, 40 है वो औसत है। हमें तो यहाँ लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कितने हैं 100 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 100। तो यहाँ पे 3970 डिवाइडेड बाय 100, ये मिंडा ये 0 0 कैंसल, एक 0 है तो 397 डिवाइडेड बाय 10, 10 मतलब 1 डिजिट के पहले हम पॉइंट रखेंगे तो 39.7, ये उसका आंसर होगा। ये हमने कैलकुलेशन की, ये हमने क्या किया कैलकुलेशन की। सबसे पहले समझिए, एवरेज हमें दी गई थी 40 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 100, तो टोटल मार्क्स कितने हुए 40 इंटू 100 मतलब 4000 मार्क टोटल हुए। उसमें गलती क्या हुई, 83 हमने ले लिए जो नहीं लेने थे, नहीं लेने थे मतलब माइनस, जो हकीकत में लेने हैं वो 53 तो वो प्लस, तो 4000 माइनस 83 प्लस 53 डिवाइडेड बाय 100 स्टूडेंट है वो तो ये हमने क्वेश्चन का आंसर ले लिया 39.7। अब अगर मैं ये एग्जाम में बैठा होता तो मैं इस हिसाब ये इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करता, समझिएगा। सबसे पहले तो ये जो आपने किया वो किसी काम का नहीं है, मैं आपको बताऊंगा शॉर्टेस्ट ट्रिक इसकी। सबसे पहले आप क्या करें, सिर्फ इतना करना है कि 83 जो है वो माइनस करना है और 53 प्लस करना है, ये तो आपको पता ही है। 83 क्या करना है माइनस करना है और 53 प्लस करना है, वो तो आपको पता ही है। और स्टूडेंट कितने हैं भाई 100 है, तो माइनस 83 प्लस 53 मतलब माइनस 30 डिवाइडेड बाय 100 मतलब माइनस 0.3। एवरेज में क्या डिफरेंस होगा माइनस 0.3 का डिफरेंस होगा। तो समझिए एवरेज पहले कितनी थी 40 माइनस 0.3 कीजिए 39.7, सीधा डायरेक्ट आंसर मिल गया। क्या करना है, जो गलती से ली गई है संख्या उसको माइनस करनी है, जो लेनी थी उसको प्लस करनी है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। माइनस 83 प्लस 53 माइनस 30 बाई 100, ये 0 0 कैंसल, 3 बाई 10 मतलब 0.3 और 40 जो ओरिजिनल एवरेज है औसत है उसमें से आपको ये जो माइनस में है उसको माइनस करना है, मतलब 40 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 39.7। अगर इसी एग्जाम्पल के अंदर यहाँ जो जवाब है वो प्लस में आया होता तो कुछ नहीं, इसमें प्लस करते 40 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 40.3 आंसर आ जाता। ठीक है, तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में, शॉर्ट स्टेप में हम उसका आंसर इजीली ला सकते हैं, जो कि हमारा समय भी बचाएगा और हमको मार्क्स भी दिलवाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 39.7, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि किसी उचित भिन्न के अंश और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा जो शून्य से अधिक हो उससे बढ़ाया दिया जाए तो परिणामी भिन्न क्या होगा। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी which is greater than 0, the resulting fraction is what? क्या होगा, always less than the original fraction, always greater than the original fraction, always equal to the original fraction, such that nothing can be claimed। ठीक है, इसके क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पे हिंदी में नहीं दी गए। इसमें ऐसा कहने का प्रयास किया गया है कि कोई भी आप फ्रैक्शन लेंगे, सपोज 5/7, तो उसको कोई सिमिलर नंबर से दोनों को प्लस कीजिए। सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ 8/15, दोनों को मैं 3 ऐड करता हूँ तो यहाँ हो गया 11/18। ठीक है, तो ये 8/15 है और ये हुआ 11/18, दोनों का रिजल्टेंट हम देखते हैं। 15 8 डिवाइडेड बाय 50 0
तो 0.5 समथिंग ऐसा कुछ आंसर होगा। इसका आंसर हम देखते हैं। जीरो पॉइंट 6। तो ये ऑब्वियसली ये जो नंबर है ये स्मॉलर है और इसको जब प्लस किया तो ये नंबर बिगर हुआ। कैसा नंबर हुआ? बिगर। तो यहां पे लिखा है एक ऑप्शन, देखिए, ऑलवेज द रिजल्टिंग फ्रैक्शन, जो हम नया नंबर जो बनाने वाले हैं, रिजल्टिंग फ्रैक्शन ऑलवेज, यहां तो ग्रेटर हमें तो मिला ना, लेस देन कहां मिला? ग्रेटर देन मिला, ओरिजिनल से वो बड़ा मिला। और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फ्रैक्शन हम लेते हैं 11/18, ठीक है, उसको हम +2 करते हैं तो यहां पे मिलेगा 13/20। अब इसका जवाब हमें मिला था 0.6। परफेक्ट आंसर लेते हैं 18 0.601 इसका देख लेते हैं। इंटू 6, 120, 10, 100 to 5, ठीक है। तो क्लियरली ये आंसर जो है वो बिगर है, ठीक है। जो ओरिजिनल जो संख्या थी, ओरिजिनल जो नंबर्स था, उससे हम जो रिजल्टिंग जो नंबर्स का फ्रैक्शन देखते हैं वो ऑलवेज बिगर मिलता है, ठीक है। तो इसका जवाब होना चाहिए ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। कभी भी हम प्लस कुछ करेंगे तो उसका जो जवाब सेम नंबर से प्लस करना है, ठीक है। तो वो आप भी चेक कर सकते हैं। कोई भी नंबर लीजिए, सपोज 4/9, उसको कुछ भी +2 या फिर +3 कुछ भी कीजिए, फिर दोनों का फ्रैक्शन चेक कीजिए कि जो नया फ्रैक्शन है वो ग्रेटर आ रहा है या लेस देन आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी समूह में 15 व्यक्ति है जिनमें 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और 3 दोनों भाषा नहीं पढ़ सकते, तो कितने व्यक्ति एक भाषा पढ़ सकते हैं? समझिए, यह फिर से वेन डायग्राम से होगा, समझिए। 2 लैंग्वेज है हमारे पास, एक है फ्रेंच और एक है अंग्रेजी। तो 2 राउंड लूंगा। यहां जो फ्रेंच पढ़ते हैं वो इस सर्कल में होंगे, जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं वो इस सर्कल में होंगे, और जो लोग दोनों पढ़ते हैं वो लोग यहाँ पे बीच में होंगे। अब समझिए, प्रश्न में यह कहा गया है टोटल है कितने? 15। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 15 है। उसमें से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 इन दोनों भाषा में से कोई नहीं पढ़ते, मतलब 3 लोग यहाँ पर बाहर रहेंगे, ये सर्कल में भी नहीं आएंगे, ये सर्कल में भी नहीं आएंगे। तो 15 में से 3 निकाल दो तो कितने बचे? 12। तो ये दोनों सर्कल का टोटल कितना होना चाहिए? 12। पर ये रकम के हिसाब से ये 7 और 8 को अगर आप प्लस करोगे, 7 + 8 = 15, कितना हुआ? 15 होना चाहिए कितना? 12 हुआ कितना? 15। कितना प्लस हुआ? 3। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो प्लस वाला फोर्स जो पार्ट है वो किसकी वजह से? ये कॉमन की वजह से। तो ये 3 का प्लस हुआ, मतलब 3 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं। बस अब मुझे मिल जाएगा आंसर। 7 लोग फ्रेंच वाले हैं, तो ये 3 फ्रेंच वाले तो है ही, प्लस ये 4 और 3 7 हो गए। इंग्लिश में चेक करते हैं, इंग्लिश वाले टोटल कितने हैं? 8। तो ये 3 है, तो ये कितने हुए? 5, ठीक है। टोटल संख्या चेक करिए, 4 और 3 7 और 5 12 और 3 कुछ नहीं पढ़ते, वो 15 हुए। अब प्रश्न क्या पूछा गया है? कितने व्यक्ति एक भाषा पढ़ सकते हैं? सिर्फ एक भाषा। इंग्लिश है तो इंग्लिश ही है, तो फ्रेंच नहीं है। अगर फ्रेंच पढ़ रहा है तो इंग्लिश नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कितने लोग हैं?
तो दोस्तों ये देखिए, ये 4 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रेंच वाले हैं, और ये 5 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश वाले हैं। मतलब सिर्फ एक भाषा पढ़ने वाले ये 4 और ये 5, मतलब 4 और 5 9 लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ एक भाषा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पर है 10, 9, 4, 5। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा 9। 9 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा पढ़ते हैं। ओके, चलिए एक प्रश्न फिर से परिवार का है। किसी परिवार के 2 बच्चे और उनके माता पिता, आप रकम को एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए, किसी परिवार में 2 बच्चे और उनके माता पिता है, मतलब 4 लोगों का परिवार है। बच्चों और उनकी माता के वजनों का औसत है 50। 2 बच्चे और उनकी माता, सिर्फ माता का औसत 50 है। बच्चों और उनके पिता का औसत है 52। तो यदि पिता का वजन 60 है तो माता का वजन कितना होगा? समझिए, ये औसत 50 है 3 लोगों की, मतलब टोटल हुआ 50 गुना 3 150, मतलब 2 बच्चे प्लस उसकी मदर इज इक्वल टू 150। यहां पर 2 बच्चे प्लस उसके फादर इज इक्वल टू कितना होगा? ये 52 है, इसको 3 गुना करो तो होगा 156। उसमें जो फादर है उसकी एज हमें यहाँ पर लिखी गई है, कितनी है? 60 है। तो ये 60 को ये साइड ले जाकर माइनस करेंगे अगर, तो 2 बच्चे जो है उसकी उम्र कितनी होगी? 156 माइनस 60 इज इक्वल टू 96 होगी। कितनी होगी? 96। और ये 2 बच्चे हैं, उसकी एज 96 मुझे मिल गई है, तो 96 प्लस यहाँ पे मदर इज इक्वल टू 150। तो मदर की एज कितनी होगी? 96 को यहाँ से माइनस कीजिए तो उसकी एज होगी 54। तो भाई मदर की एज 54, फादर की एज 96 और 2 बच्चों की एज कितनी हुई? सॉरी, मदर की एज 54, 2 बच्चों की एज 96 और फादर की एज कितनी हुई? 60। इतनी एज हुए। माता का वजन कितना है? तो 54 है भाई। देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 48, 50, 52 और 54। तो यहाँ पे आंसर है वो सिर्फ आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए ये एक प्रश्न है उसको देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 मूल्य वर्गों का 1, 10 और 50 रुपये मुद्रा प्राप्त मात्रा में है। आपके पास 1, 10 और 50 की मात्रा है। आपको टोटल कितना करना है? 107। तो वो कितने विभिन्न तरीके में होगा? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, समझिए। आपके पास कौन से मूल्य है? 1, 10 और 50। आपके पास 1 रुपये है, उल्टे से लिखते हैं। आपके पास कौन से नोट्स है? 50 की नोट है, 10 रुपये की नोट है और 1 रुपये की नोट है। टोटल हमें कितना करना है? तो 170 रुपीज़ हमें करना है, समझिए। तो उसको हम सबसे पहले तो 3 भाग में बांटेंगे। पहला भाग जिसके अंदर हम 50 की, सबसे पहले तो 50 के आधार से इस एग्जाम्पल को कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे कि 50 की नोट 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं। 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 50 की 3 नोट लोगे तो 150 हो जाएगा। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 107। हमें कितना चाहिए? 107। ठीक है, समझिए कि हम 50 का कोई नोट है ही नहीं और 10 का भी कोई नोट है ही नहीं, तो रुपये का कितना होगा? 107। ठीक है, आगे 50 का नोट नहीं है, 10 का 1 नोट है, तो यहाँ 1 के कितने हो गए? 97। आगे 10 के 2 नोट है, मतलब 20 रुपये, तो इसमें से 20 माइनस कीजिए तो 87। 3 नोट लीजिए तो कितने हुए? 77। 4 नोट लीजिए तो कितने हुए? 67।
5 नोट लीजिए तो कितने हुए 57। 6 नोट लीजिए, यहाँ पर हम 50 के नोट ले रहे नहीं है इसलिए 6 नोट लेंगे तो 47। 7 नोट लेंगे तो 37। 8 नोट लेंगे तो 27। 9 नोट लेंगे तो 17 और 10 नोट ले लिए 10 के तो 100 रुपये तो हो ही गए तो 7 रुपये। तो ये कितने वेज हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तरीके तो ये हुए जिसमें 50 का नोट है ही नहीं। आगे देखिए जिसमें हम 50 का एक नोट लेंगे, अब 50 का हम एक नोट जब लेंगे तो हमें बाकी का टोटल जो करना है वो कितना करना है, सॉरी पहले हम इजी देख लेते हैं। 50 के 2 नोट ले लेते हैं जो इजीली पच जाएगा। 50 के हमने सीधे 2 नोट लिए तो 100 रुपये तो वैसे ही हो गए। 10 का नोट ले ही नहीं सकते, 10 का नोट ले ही नहीं सकते। तो 50 के जो हम 2 नोट लेंगे तो रुपये का जो नोट है वो 7 लेंगे। 100 और 7 कितने हुए 107। तो ये एक ही तरीका होगा। ये कितना तरीका होगा, एक ही तरीका होगा जिसमें हम 50 और 1 रुपये के नोट का सिर्फ उपयोग करेंगे, जिसमें 10 रुपये का नोट आएगा नहीं, क्योंकि 50 के 2 नोट हम ले रहे हैं तो 100 तो ऐसे ही बन जा रहे हैं, हमें 107 ही करना है। ठीक है, तो ये 50 के 0 नोट वाला भी हो गया, 50 के 2 नोट्स वाला भी हो गया। अब हम चेक करेंगे 50 का एक नोट लेंगे, ये फाइनल है। ठीक है, अब 50 का एक नोट लिया तो बाकी हमें करने हैं 57 रुपीज़। 50 का एक नोट लेंगे तो हमें बाकी करने हैं 57 रुपीज़। तो 57 हम कैसे कर सकते हैं समझिए, इसके 5 लेंगे तो ये 7 लेंगे, 50 और 7। और कैसे कर सकते हैं, इसको हम कम करेंगे। 57 में 10 के 4 ही नोट लेंगे तो 40 हुए तो 17। 3 लेंगे तो 27। 2 लेंगे तो 37। 1 लेंगे तो 50 का एक 50, 10 का एक 60 और कितने चाहिए 47 चाहिए। ठीक है, और 50 का 50 का तो एक नोट लेंगे, 10 का लेंगे ही नहीं, 10 का 0 लेंगे तो फिर हमें रुपये का कितना लेना चाहिए 107 करना है। 50 रुपीज़ का एक नोट है तो उसमें से 50 माइनस करिए तो 57। तो ये कितने तरीके हुए देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 11 तरीके ये हुए प्लस एक तरीका उसका हुआ और 6 तरीके ये 11 12 और 6 18। ध्यान से देखिए 11 तरीके किसके हुए, 50 के कोई भी नोट नहीं लिए, 50 के 2 नोट लिए उसका सिर्फ एक ही तरीका है, और 50 का एक नोट लूँ तो उसके टोटल 6 तरीके, तो इसका टोटल आंसर होगा 18। तो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं 16, 17, 18 और 19। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 18। 18 वेज है हमारे पास, 18 अलग अलग 18 रास्ते जो हम 107 टोटल अमाउंट कर सकते हैं यूजिंग 1, 10 एंड 50 रुपीज नोट्स। ठीक है, चलिए ये एक प्रश्न है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 करना है। x, y, z 3 अलग अलग नंबर है और वो भी कैसे नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 1, 2, 3 इंटू अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, समझिएगा। इस एग्जाम्पल को भी हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ये पहले तो सॉल्व होना चाहिए, मतलब x, y, z की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जिसका टोटल 6 हो सके। दूसरी चीज x, y, z की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो हमारे पास यहाँ पॉसिबल वैल्यूज है। और ये दो तो हो नहीं सकती क्योंकि तीनों का हमें टोटल करना है। अगर मैं यहाँ पर ही 6 ले लूंगा तो ये दो मुझे 0 लेने पड़ेंगे जो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास टोटल नंबर इतने हैं, 1, 2, 3 और 4। इसका उपयोग करके हमें इसका
समीकरण जो है, जो भी इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो बेसिक, ये 2 2 2 लूँ तो 6 हो जाएगा। तो एक नंबर है मेरे पास 2 2 2, ये 1 पेयर है, ठीक है। फिर हम 1 2 3 और इसके उपयोग से भी उसका आंसर ला सकते हैं। कैसे? इसको 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, 3 2 5 1 6, 3 2 5 और 1 6। और कैसे हो सकता है? 1 3 2, 1 और 3 4 और 2 6। अब 1 1 का अब 2 की बारी लेंगे, 2 1 3, 2 3 1। आगे 3 की बारी लेंगे, 3 1 2, 3 2 1। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 रास्ते और मिल गए। एक तो मैंने 1 2 3 का यूज किया तो 6 रास्ते मिले, ये 2 2 2 का यूज किया तो 1 रास्ता मिला, 7 रास्ते हुए। अब मैं 4 का यूज करता हूं। अगर मैं एक 4 लूंगा, सपोज मैं इसको 4 लेता हूं, तो इन दोनों का सम मुझे 2 करना होगा, यानी कि 1 1 ही लेना पड़ेगा। 4 के साथ 1 1 ही आएगा और कोई पॉसिबल नहीं है, 2 या 3 पॉसिबल नहीं है। तो 4 1 1, उसके बाद होगा 1 4 1 और उसके बाद होगा 1 1 4। 4 की 3 पोजीशन चेंज होगी, मतलब 3 रास्ते ये भी है। तो ये 3 रास्ते हुए, ये 6 रास्ते हुए, ये 1 रास्ता हुआ। तो टोटल हमारे पास कितने रास्ते हैं ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? ऐसी कितनी हमें कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर मिल रही है? तो 6 और 3 9 और 1 10। तो इसका जवाब आएगा दोस्तों 10। ध्यान से देखिए, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स, ये जो हम बना रहे हैं 2 2 2 इज अ ट्रिपलेट। हम बना रहे हैं 4 1 1 इज अ ट्रिपलेट। हम ऐसा बनाते हैं 3 2 1, तो ये एक अलग ट्रिपलेट है। ये 1 2 3, तो ये भी एक अलग ट्रिपलेट है। तो ऐसे हमें कितनी ट्रिपलेट्स मिली? 10 ट्रिपलेट्स है हमारे पास। तो इसका आंसर आएगा 10, ठीक है। चलिए, तो मित्रों यहाँ तक हमने देखा 21 प्रश्न जो थे यूपीएससी प्री के, जो हमने लगातार सॉल्व किए। इसे आशा रखता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दिया गया है वो आपको अच्छा लगा होगा। एक क्वेश्चन बाकी, वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं, जो क्यूब वाला है। उससे पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी कंटेंट आपको ऐसा लगा है कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हुआ है, कुछ भी आपको उपयोगी हुआ है, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरे विद्यार्थी मित्रों जो कहीं पे भी इंडिया के कोने कोने में बसे, उसके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि घर बैठे उनको ये कंटेंट मिल सके, उनको कुछ नॉलेज प्राप्त हो कि सीसेट है वो भी प्री के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप भी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको मैथ्स रीजनिंग डिफ़िकल्ट लगता है। ये उसी के लिए हमने एक प्रयास किया है कि जो बच्चों को मैथ्स रीजनिंग थोड़ा टफ लगता है, उसको हम अपने तरीके से थोड़ा इजी वे में कन्वे करें और वो भी इसके अंदर स्कोर कर पाए। तो मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिए, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपके तक पहुंचने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने बाकी रखा है, अब उसके तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो बाकी है, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो में हमने मैक्सिमम जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे उनको कवर किए। आगे वाले वीडियो में 28 to 29 क्वेश्चन है जो रीजनिंग के, वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो इस चैनल के साथ भी बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो हम उसका ही डालने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था जो मैंने बाकी रखा था लास्ट में सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। अ सॉलिड क्यूब, एक क्यूब है, उसको पेंट किया है येलो, ब्लू और ब्लैक, ये 3 कलर से पेंट किया है। सच दैट द ऑपोजिट फेस इज ऑफ द सेम कलर, ऐसे पेंट करना है कि जो सामने वाला जो रंग हो वो सेम कलर का हो। सामने वाला जो रंग हो वो कैसा हो? सेम कलर का हो। सपोज ये नहीं है क्यूब, पर सपोज ये एक क्यूब है, तो ये इसका जो येलो रंग होगा तो उसके सामने वाला पार्ट ये होगा, तो ये येलो हो जाएगा। इसका रंग ब्लैक होगा तो इसके सामने वाला ये ब्लैक होगा।
और ये वाला भाग ब्लू होगा तो इसके सामने वाला ब्लू होगा, ऐसा कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर बाद में क्या करना है, उसको 36 क्यूब में उसको कट करना है, डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, 2 डिफरेंट साइजेस सच दैट 32 क्यूब्स आर स्मॉल एंड द अदर 4 क्यूब्स आर बिग। ऐसे हमें डिवाइड करना है कि जो 32 जो क्यूब्स है वो छोटे वाले रहेंगे और बाकी के जो 4 क्यूब है वो उससे बड़ी वाली साइज के रहेंगे। और नन ऑफ द फेसेस बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू, जो बिगर वाला जो क्यूब है वो ब्लू को टच करना चाहिए नहीं। इस तरीके से हमें उसको कट करना है। तो हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 1 फेस पेंटेड, ऐसे हम अगर कट करेंगे तो 1 फेस पेंटेड वाले कितने क्यूब होंगे। चलिए तो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले तो एक क्यूब जो है, ये पूरा क्यूब है जिसमें हमें 2 साइड ब्लू, 2 साइड येलो और 2 साइड ब्लैक रखनी है, ठीक है। अगर ये ब्लैक है तो उसके सामने ब्लैक होगा, एक साइड हम येलो रखेंगे, ठीक है। चलिए अगर ये ब्लैक है तो उसके सामने वाली साइड जो है, अगर ये साइड ब्लैक है तो सामने वाली साइड भी हमें ब्लैक करनी होगी, मतलब ये वाली साइड, ठीक है। अगर ये येलो है तो उसके सामने भी हमें येलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट क्यूब हो गया है। इसको हमें, इस क्यूब को जिसका एक साइड, 2 साइड ब्लैक है, 2 साइड येलो है, आप देख सकते हैं 2 साइड ब्लैक है, 2 साइड येलो है और ऊपरी वाली 2 साइड ब्लू है। तो ऐसे हमें कट करना है, ऐसे कट करना है कि 32 और 4 भाग पड़े। सबसे पहले इसको कट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वो क्यूब है, मैंने आपको समझाया, उस क्यूब को हम इस तरीके से कट करेंगे कि उसके 2 पार्ट हो जाए। तो इसके अंदर आप सब लोग जानते हैं कि क्यूब का फॉर्मूला क्या है। क्यूब का वॉल्यूम है एल क्यूब, मतलब जो भी सपाटी का जो माप है उसका क्यूब। हम इसको L इज इक्वल टू 4 एज्यूम करेंगे। ये जो क्यूब है उसको हम क्या एज्यूम करेंगे, L इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 4। तो सपोज आप एक सपाटी लेते हैं तो उसके आप 4 पार्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट है, मैंने जो आपको बताया वो ब्लू है, नीचे वाला पार्ट भी ब्लू है। तो हम जो बीच में जो लेंगे वो बड़े क्यूब्स लेंगे, ऊपर वाले जो साइड में लेंगे वो छोटे क्यूब्स लेंगे। छोटे क्यूब जो होंगे उसका माप होगा 1 क्यूब। अगर आप L इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो टोटल वॉल्यूम पूरे क्यूब का होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 64, ठीक है। छोटे वाले क्यूब 1 बाय 1 के होंगे तो उसका वॉल्यूम 1 होगा और ऐसे 32 क्यूब्स होंगे, मतलब उसका वॉल्यूम हुआ 32। तो 64 में से 32 आप निकालो तो कितने बचेंगे, 32 मीटर क्यूब बचेगा। उसमें हमें कितने एडजस्ट करने हैं, तो बड़े वाले क्यूब होंगे वो 2 बाय 2 के होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 मीटर क्यूब वाले होंगे। तो 8 मीटर क्यूब वाले कितने हुए, 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32। तो 1 मीटर क्यूब वाले कितने क्यूब हुए, 32। 8 मीटर क्यूब वाले कितने हुए, तो वो 4 हुए, हो गए ये छोटे वाले ये बड़े वाले। और अगर मैं इसको कट करने का इस तरीके से प्रयास करूंगा तो सिंगल साइड पेंटेड होंगे, जो ऊपर की जो है अब देखिए इसमें
यहाँ से कट होगा तो यहाँ पे आप, अगर ये पेन में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो 4 पार्ट पड़ते हैं उसमें से ये साइड वाला और ये साइड वाला मिक्स में जाएगा। तो इसलिए यहाँ के जो 4 क्यूब है, यहाँ के जो टोटल 4 क्यूब है 1 1 1 1, वो ऐसे होंगे कि जो सिंगल साइड पेंटेड होंगे। और ये ब्लू वाले सेम टू सेम नीचे भी हमें 4 क्यूब मिलेंगे 1 1 1 1, ठीक है। तो 4 क्यूब हमें यहाँ मिल रहे हैं, सिंगल साइड पेंटेड वाले 4 क्यूब यहाँ मिल रहे हैं। बाकी कहीं पे भी आपको कोई भी क्यूब सिंगल साइड पेंटेड नहीं मिलेगा। क्वेश्चन यही है कि सिंगल साइड पेंटेड क्यूब कितने होंगे। तो ये 4 और ये 4, तो दोस्तों 4 और 4 मतलब टोटल 8 क्यूब ऐसे होंगे जो सिंगल साइड पेंटेड होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको छोटा सा प्रयास एक किया कि भाई ये क्यूब वाले एग्जाम्पल को मैं ये कलर करके भी दिखाऊं आपको कि किस तरीके की अरेंजमेंट वो लोग बोल रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में हो सकता है आपका थोड़ा समय ले जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन को लास्ट में रखा ताकि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा पाऊँ। तो आपने देखा कि ये 21 क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक प्रकार के क्वेश्चन जो 2 3 4 क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दो तो बाकी के सारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स है, 50 इंटू 2.5 मतलब 125 में से 50 में से समझ लो आपको 30 क्वेश्चन, 50 में से समझ लो 20 क्वेश्चन टफ है, ऐसे 30 क्वेश्चन तो इजी है, तो उसका 2.5 मार्क के हिसाब से गिनो तो 75 मार्क्स हो गए। आराम से आप CSET पेपर 2 क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मित्रों इसी तरह हम अलग अलग वीडियोस जो है, तोमर सर की रिक्वेस्ट थी कि भाई एक वीडियो है आप CSET 2 पे डालिए, मैथ्स पे डालिए, बाद में रीजनिंग पे डालिए। तो मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि जो विद्यार्थी है यूट्यूब के माध्यम से फ्री में जो पढ़ रहे हैं तो उसको मेरा जो कुछ भी नॉलेज है वो मैं अपना जो नॉलेज है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि ये जो कुछ भी कंटेंट है, जो वीडियो हमने रखा है, ये आपको हेल्पफुल होगा और आगे भी जो वीडियो हम रखेंगे वो आपको CSET के लिए और SSC और बैंकिंग के लिए भी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हम आपके लिए थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, उसकी कुछ अपेक्षा नहीं है। हमारी अपेक्षा यही होती है कि आप इस वीडियो को, जो कुछ भी कंटेंट हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे ऐसे विद्यार्थी तक पहुँचाएं जिसके पास कोई जरिया नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते, जो क्लासेस नहीं जा सकते, तो वो हमारा कंटेंट है देख के उसमें से कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। यही हमारा मोटो है। अब बस ये वीडियो को लाइक करिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, उससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा और आगे भी हम ऐसा कुछ करेंगे जो वीडियो आपको हेल्पफुल हो सके। ये वीडियो 21 क्वेश्चन के साथ UPSC के मैथ्स के क्वेश्चन थे। आगे का वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो अभी से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे वो रीजनिंग के 29 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन के साथ डालेंगे, जो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और हेल्पफुल रहेगा। तो आपका अभिवादन, आपका थैंक्स मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।